नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज हमारे साथ में बेहद ही खास लोग मौजूद हैं। आप सभी को बता दें कि हाल ही में हरियाणा चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। लेकिन वहीं हवा का रुख की बात करें तो हवा का रुख पूरी तरफ कांग्रेस की तरफ था। कैसे बीजेपी आगे हुई और इसको लेकर के क्या कुछ वहां पर अपडेट्स सामने आई थी, जहां पर हाल ही में जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसको लेकर के। तो आप सभी को बता दें कि इसको लेकर के हमारे साथ में जो स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं वह राज्य मंत्री राजेंद्र जी भी मौजूद हैं और कर्नल देवानंद गुर्जर भी मौजूद हैं। यह दोनों वहां पर हरियाणा चुनाव में मौजूद थे जमीनी स्तर पर। तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनाव को लेकर के क्या कुछ आपने देखा और अब जो ये नतीजे सामने आए हैं इसके बाद में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो राजेंद्र जी, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो हरियाणा चुनाव के नतीजे जो सामने आए उसको लेकर के आपको बधाई। लेकिन आप ये बताइए कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ। देखिए, कोई उलटफेर नहीं था। आम पब्लिक में बीजेपी की बहुत अच्छी इमेज थी कि वहां पर बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरियां लगी है। और उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो भ्रष्टाचार से परिपूर्ण थी। जिस ढंग से राजस्थान के नाम पर जो कलंक किया गया, नौकरियों में जो गड़बड़ हुई थी, लेकिन हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार थी, बिना खर्ची बिना पर्ची, तो इमेज तो बहुत अच्छी थी। मतदाता बहुत खुश थे कि बीजेपी के कारण बहुत विकास हुए हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं विकास हुई, लेकिन एक तरह से हवा का रुख, एग्जिट पोल और ये जितनी भी नतीजे सामने आ रहे थे वो सब कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे थे और ये कुछ एक घंटों तक सामने आ रहे थे। अब विरोध के सुर उठ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, उसके लिए बीजेपी पार्टी ने वहां पर हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया है ग्राउंड लेवल पर। और उसके अलावा चुनाव प्रबंधन, जिस ढंग से चुनाव प्रबंधन हुआ है, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पब्लिक में गए हैं और पब्लिक को हमने बताया है कि किस ढंग से जो काम हुए हैं। तो इससे पब्लिक, हरियाणा की पब्लिक जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, तो इस चुनाव को न केवल देश देख रहा था, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग देख रहे थे। तो हरियाणा के लोगों ने बता दिया है कि जो सरकार काम करती है, जो सरकार निष्पक्ष होकर काम करती है, जो सरकार राष्ट्रवादी है न कि परिवारवादी, तो हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया है। इसलिए बीजेपी की एक भारी जीत हुई है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, बीजेपी की भारी जीत हुई है। कर्नल साहब, आप भी वहां पे मौजूद थे, तो देखने को तो मिल रहा था कि कांग्रेस की हवा है। तो आपको क्या वहां पे प्रतीत हो रहा था कि सही में ऐसी हवा है या ये अफवाह थी? देखिए, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था। नारनौल, अटेली और नांगल गुर्जर के अंदर मैं प्रवास प्रभारी के नाते मैंने 38 दिन वहां बिताए हैं। जी, आपका सवाल है कि ऐसी हवा थी। मैं ये मानता हूं कि शायद जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं वो देश में बिके हुए मीडिया की बात कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ जनमत की सच्चाई लोगों के सामने लाने की बजाय शायद हो सकता है देश विरोधी और जो बीजेपी विरोधी लोग थे उनके उनके मन की बात कर रहे थे। आपने सत्य कहा कि ज्यादातर सुनने में आता था कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। पर पुलकित जी, मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे से पहले हमारे हमारे साथी नाइक साहब ने बताया है जी, कि देखिए कि कभी भी हवा बीजेपी के विरोध की नहीं थी। हम, क्योंकि वहां हमारा एक कार्यकर्ता के नाते हम थे, चुनाव प्रबंधन की जैसे इन्होंने बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक वो पार्टी है जो कार्यकर्ता कार्डर बेस्ड पार्टी है, जिसके अंदर राष्ट्र को सुप्रीम और सर्वप्रथम रख करके लोग काम करते हैं। जी, तो पहली बात तो है कि कार्डर बेस्ड पार्टी होने के नाते ये इनको दिक्कत नहीं आई मैनेजमेंट में। अब जो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में हुआ क्या है, जो एक हवा बनाई गई वो 3 जवान, किसान और पहलवान, ये कुछ 3 नारे लेकर के चले थे। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जहां तक नागरिकों का ताल्लुक है, जब हम जमीन पर इलाके के अंदर हमने भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की, विचार जो पार्टी के, सबसे मोटी चीज निकल के आई कि देश, हरियाणा प्रदेश के नागरिक ये मानते हैं और उस समय भी मानते थे। जिस दिन पहले दिन मैं गया, मुझे याद है शायद 20 अगस्त की बात है, तब भी लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। वो क्यों कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि 3-4 प्रमुख मुद्दे थे। विकास एक ऐसा था कि हर व्यक्ति ये कहता था कि सड़कों का जाल बिछ चुका है। जी, दूसरा जो चीज वो कहते थे कि हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में जहां पर मेरा कार्य क्षेत्र था, वहां पर पानी की बड़ी गंभीर समस्या होती थी। कैनाल्स खुदे हुए 30 से 40 वर्ष हो गए थे पर कभी पानी नहीं आया था।
तो इस कार्यकाल में लोगों ने देखा कि कैनाल्स में पानी आ गया था, वाटर टेबल बढ़ चुकी थी, और तीसरी जिसकी बात कर रहे हैं कि देखिए विकास के साथ किसान को जो जोड़ करके हम देखते हैं, किसान को वहां पर करीब 26 फसलों के लिए हरियाणा सरकार ने वो खरीदारी के कानून बना दिए गए थे। तो किसान का ताल्लुक था कि उसकी फसलों का सही मूल्य मिल रहा था। नंबर 2, उसको पानी कैनाल्स में आ गया था। नंबर 3, आवागमन के लिए सड़कों का जाल बन गया था, किसान प्रसन्न था। कर्नल साहब, आप कह रहे हैं किसान प्रसन्न था और सब कुछ था जी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि अगर किसान प्रसन्न था तो वो इतने महीनों तक क्यों वहां पर बैठा हुआ था आंदोलन देने के लिए? वहां पर इतने किसान शहीद भी हुए थे, उसको लेके क्या कहना है? क्या वो मुद्दा नॉर्मल मुद्दा था? आप भी मुझे लग रहा है कि वो चर्चा में जा रहे हैं। नहीं, मैं चर्चा में नहीं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे कौन सा उन्होंने कोई वीर चक्र का काम किया है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कृपया करें। मैं एक सैनिक हूं, मेरा एक सैनिक का अपमान ना करें। ऐसे मौतें हुई थी, आपके कहने का मतलब है तो किसानों की मौतें हुई थी, आप उनको मौतें की उसमें ले लेते, लेकिन कहना वही था कि किसान इतने दिन तक बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तो किसान आखिरकार खुश कैसे थे? ओके, आप मेरे को बात करने दें, उसके बीच में काटिएगा, मेरा गुजारिश है आपसे। तो पहली मैंने आपको किसान की बात कही थी, आऊंगा इस मुद्दे पे। दूसरी चीज मैंने कहा कि पहलवानों का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो किसी पहलवान से मिला नहीं। तीसरा सैनिक जिसकी बात करते हैं, सैनिकों का मैंने हरियाणा के अंदर, मैं चाहूंगा कि नाइक साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डालें, पर मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया वो इन चुनाव के माध्यम से, जिसके अंदर से, क्योंकि आज के दिन हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं देखा मैंने जिसमें 15 से 20 भूतपूर्व सैनिक चौपाल पे बैठे नहीं मिले। और उनकी जो भावना थी, एक अग्निवीर के नाम का एक कबूतर छोड़ा था कांग्रेस पार्टी ने, या उन देश विरोधी ताकतों ने सरकार को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को, जिसका नुकसान लोग कहते हैं पिछले चुनाव में लोकसभा में हुआ। पर इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सही कदम उठाया कि कोई समस्या है, एक स्कीम आई, उसकी समस्या पे निवारण किया, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की कि अग्निवीर को परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसकी नौकरी के सेना के कार्यकाल के उपरांत, और उसके बाद सारे सैनिक प्रसन्न थे। तो ये तो बात हुई तीनों मुद्दे जहां पर तीनों लोग बाग सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश थे। अब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, तो फिर वो कौन थे जो उस बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, जो करीब कई साल से वहां धरना दे रहे थे जी। और वो कौन थे? आपने सही कहा, उनको मैं तथाकथित किसान आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी के नाम से पुकारता हूं, जैसा सामान्य मीडिया में बोला जाता है। अब वो कौन थे देखिए, अब चुनाव हुए, चुनाव डेमोक्रेसी के अंदर लोग क्या चाहते हैं चुनाव के मार्फत पता लगता है। मैं आपको इतना बता सकता हूं, जो अपने आप को दो बड़े किसान नेता कहते थे, उनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये जो प्रचार प्रसार जो चल रहा था, और मैं अब ये खुले कह सकता हूं कि वो लोग जो पंजाब बॉर्डर पे बैठे थे, जो दिल्ली आना चाहते थे, कितना दुर्भाग्य है देश का कि एक जिनको भावी मुख्यमंत्री मान रहे थे, कौन? राष्ट्र विरोधी लोग, कौन? जो भारत के मोदी विरोधी थे, और वो उनको कह रहे थे कि वो कह रहे जब मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी जब पावर में आ जाएगी तो हम बॉर्डर को खोल देंगे और आपको दिल्ली कूच करने की इजाजत देंगे। आपके लिए जो किसान, तथाकथित किसान, मैं किसान नहीं मानता हूं, तथाकथित किसान जो जिनकी मौत हुई है हार्ट अटैक से या कोई अपने किसी कारणवश या जो भी कारण, उनका मेमोरियल बनाएंगे। अरे करम जलो, आप ये बताओ, सैनिक जो मां भारती के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ, उनका तो नेशनल वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनाया, और ये 70 साल तक गुमराह कर रहे थे। तो वो एक्चुअली किसान नहीं है, ये साबित हो चुका है। नंबर 2, क्योंकि जो दो नेता थे जिन्होंने चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हुई है। पुलकित जी आप समझिए, और नागरिकों ने जो 5-6 जिले थे जहां पर इसका प्रभाव देखा गया था, वहां पर बीजेपी विजयी हुई है। तो साफ मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के नागरिकों को, मैं मतदाताओं को अभिनंदन और आभार कहना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा निर्णायक फैसला किया जिसमें किसान को बदनाम करने का मौका नहीं मिलेगा। और यही बता दूं, राष्ट्र के सम्मान का काम किया। देखिए खालिस्तानी लोग उस आंदोलन के अंदर पंजाब बॉर्डर पे बैठे थे, और पुलकित जी मैं ये कह सकता हूं 2 साल तक कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता जब तक कि उसको बाहर से पैसा, कहीं फंडिंग नहीं आती है। भारत सरकार ने सोच समझ के उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की,
पर मैं आज मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगा और हमारे हरियाणा की बीजेपी सरकार से कि भाई अब कार्रवाई का समय आ गया, वो कोई नेता वेता नहीं है, उनके फंड्स की चेकिंग होनी चाहिए। और वो बैठे कनाडा के अंदर जो समर्थन करते हैं ट्रूडो, जिन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को समर्थन किया था, मैं ये कहना चाहूंगा अब उनकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और नागरिकों ने फैसला कर दिया। यहीं पर देखिए पुलकित जी, कल की रात की बात है, भारत सरकार ने कनाडा को साफ, हमारी जो वहां पर डिप्लोमेट्स है उनको वापस बुला लिया और उसके फलस्वरूप ट्रूडो को अब भारी पड़ गया है। तो यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भारत मजबूत निकला है, भारत सरकार मजबूत निकली है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई हरियाणा में, अब जो किसान, जो आंदोलनकारी किसान के नाम पे बैठे थे, अब कभी दिल्ली की तरफ मुंह नहीं कर पाएंगे। ये हरियाणा के नागरिकों को विशेष अभिनंदन, साधुवाद, बिल्कुल आपने एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। बिल्कुल कर्नल साहब, इसी बीच मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के उपचुनाव के जो तारीखें हैं उसका भी ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से इसका ऐलान किया गया और 13 तारीख यानी कि 13 नवंबर को 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव किए जाएंगे और 23 नवंबर को इसकी घोषणा भी यानी कि नतीजे आते हुए भी नजर आएंगे। तो इसको लेकर के भजनलाल सरकार के जो राज्य मंत्री हैं राजेंद्र जी, वो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तो आपका इन 7 सीटों पर अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो आपका क्या कुछ कहना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, रिकॉर्ड काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी। करीबन 50% जो वादे किए थे पूरे कर चुके हैं। वो जमाना गया जब बहला के गलतफहमी करके कांग्रेस वोट ले गई थी कि संविधान बदल देंगे, ठीक है। और जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा, अग्निवीर, अग्निवीर क्या योजना थी, वो कांग्रेसियों से जरा पूछिए, उनको पता है कि क्या अग्निवीर है। पहले अग्निवीर से पहले फौज में 25 लोग को लेते थे, ठीक है, और अग्निवीर यूनिट के कारण अब 100 लोगों को ले रहे हैं। अगर ये 75 लोगों को नहीं चाहते थे कि इन्हें आके फौज में आए, ये कांग्रेस चाहती थी। हमने तो 100 लोगों को लिया है, तो 75 लोगों को और एक्स्ट्रा लिया है 5 साल के लिए, और उन 75 लोगों को राष्ट्रवादी बनाना जी। जब आप फौज में काम करते हैं वो पक्के राष्ट्रवादी बन जाते हैं। उनमें एक चरित्र का निर्माण होता है, राष्ट्रीय एकता का निर्माण होता है, और बहुत ही कई जो संस्कार है कि फौज न केवल एक करियर है बल्कि वे ऑफ लाइफ सिखाया जाता है। अगर इन 75 लोगों को नहीं लेते, घर में बैठे रहते और खाली दिमाग शैतान का दिमाग। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का है, लेकिन उपचुनाव में 7 सीटें, हाँ, इसीलिए ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अब राजस्थान की मतदाता जागरूक है। बिल्कुल, वो देख रहे हैं कि किस ढंग से बीजेपी की सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। जिस भ्रष्टाचार जो कांग्रेस लिप्त थी और जिस भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सबसे भ्रष्ट राज्य हुई है, वो राजस्थान है। तो बीजेपी की सरकार आते ही हमारे भजनलाल जी ने आकर के उनके एक्शन लिया है, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2 सदस्य आज बिहाइंड द बार्स है, और 165 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जनता, राजस्थान की जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन भ्रष्ट है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी चुनाव के निर्णय जब आएंगे, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत करके आएगी। और कांग्रेस जिस ढंग से चल रही है, मैं तो चल नहीं रही, मैं तो कहूँगा वो घुटने पर चल रही है। देखिए, घुटना बिल्कुल राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं घुटने पर चल रही है, तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव हुई थी, तो विधानसभा चुनाव के अंदर तो आप लोगों की सरकार बन गई, यानी कि भाजपा की सरकार बनी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहां पर देखने को कुछ और ही मिल रहा था, क्योंकि एक भी सीट कांग्रेस के पास में पहले नहीं थी, लेकिन इस बार भारी सीटें उनके पास में आई और बराबर का मुकाबला है। तो ऐसा कहना कहीं पर भी गलत नहीं है कि कांग्रेस 0 पर है। आप ये बात नहीं कह सकते कि कांग्रेस 0 पर है, धरातल पर कांग्रेस की पकड़ भी है, भाजपा की पकड़ भी है। तो क्या आप इसको इतना हल्के में ले रहे हैं चुनाव को? नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे गर्व है जी कि राजस्थान के जो मतदाता हैं वो जागरूक हो चुके हैं। पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो गलतफहमी फैलाई थी, संविधान बदल देंगे, गलतफहमी फैलाएगी, अग्निवीर योजना,
तो कई गलत फहमियां उन्होंने बताई थी, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने बता दिया है कि अब वो मतदाता गलत फहमी में नहीं आने वाला है। ये कई प्रकार से कर रहे हैं और अब राजस्थान की पब्लिक जागरूक है, उनको पता है कि बीजेपी सरकार किस ढंग से काम कर रही है, भजनलाल सरकार किस ढंग से काम कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सातों की सातों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ में जीत होगी। अब ये तो देखने की बात रहेगी कि आप बीजेपी की सरकार जो बन चुकी है ऑलरेडी राजस्थान के अंदर, वो 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी या नहीं करेगी। कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे आपने पूछा, राजस्थान में चुनाव घोषणा हो चुकी है और 7 सीट पे क्या भविष्य है। जी। हमारे साहब ने बता दिया, मेरे साथी ने, कि 7 की 7 सीट बीजेपी जीतने वाली है। पर मैं यहाँ 2-3 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ क्यों जीतने वाली है। देखिए, पहली बात तो है कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के जो कुकर्म थे, और उन कुकर्मों के कारण उनको वहां से बाहर कर दिया गया था पावर से। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए। आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या कारण था वापस वो उन्होंने बड़ी सीटें जीती, बहुत सही बात है। देखिए, कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है और वो झूठ बोलने में सफल हो पाए कुछ हद तक, और नागरिकों को गुमराह कर पाई कुछ हद तक। पहला, जातिवाद का जहर घोला उन्होंने। वो जाति के बल पर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक जातिवाद करके लोगों को गुमराह कर पाई, सफल हुई, जिसके कारण उनको कुछ सफलता मिली। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो रिजर्वेशन को लेकर के, हमारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको लेकर के, कि आपकी ये चीजें आरक्षण हटाएगी बीजेपी, एक बहम डाला और उनको थोड़े समय के लिए भ्रमित कर पाई। बिल्कुल सत्य बात है, जिसका भुगतान भुगतना पड़ा। और तीसरी बात है, सैनिकों को लेकर के, अग्निवीर के नाम को लेकर के एक योजना जो भारतीय सेना लेके आई, उसके ऊपर सेना को मौका दिए बिना कि भाई कोई भी योजना आती है उसमें कमी हो सकती है, उसमें सुधार किया जाता है, उस पर भी भ्रमित कर पाए, जिसके कारण उनको वो थोड़ी बहुत विजय मिल पाई। लेकिन हरियाणा चुनाव ने साफ बता दिया, न जातिवाद का नागरिक मानने वाले हैं, ना ही वो ये मानने वाले संविधान खतरे में है, ना ही वो ये मानने वाले हैं कि आपके जो करप्शन, कोई किसी प्रकार की कोई चीज होने वाली है। और देखिए, हरियाणा चुनाव एक वाटर शेड है इलेक्शन हिस्ट्री के अंदर, जहां पर क्लियर कट आपके मीडिया, आपके जो लोग बाग जो भी मूल्यांकन कर रहे थे, उनके फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि नागरिक भी अब समझ गया है कि मीडिया वाले भाई साहब आएंगे तो वो आपको क्यों बताएगा, आपको वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हो। जब वो बटन दबाएगा, वो उसको अपने राष्ट्र के साथ है। हर नागरिक वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। और मैं मानता हूं हरियाणा चुनाव बिल्कुल क्लियर का संकेत दे चुका है आने वाले चुनाव की क्या पटकथा होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी अब सजग हो चुकी है, क्योंकि जो कांग्रेस जो पटकथा लिखने में कामयाब रही, अब उसको नहीं होने देंगे। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नागरिक अपने साथ समझ रहे हैं कि अगर मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो करप्शन नहीं है तो सैनिकों का भला हो रहा है तो समस्याएं बहुत हैं देश के अंदर, पर उनका सकारात्मक उन पर चर्चा हो रही है। जैसे हरियाणा के उपचुनाव में मैनिफेस्टो में जोड़ा गया कि कोई भी अग्निवीर को अब मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, जिस दिन फौज छोड़ेगा परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो सकारात्मक कदम है सेना का। मैं बहुत सारी चीजें हैं, तो मान के चलो कि आज के प्रदेश के जो नागरिक हैं, हाँ, पिछली बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा गड़बड़ हुआ, कांग्रेस वो ऐसा नैरेटिव चला पाई, पर वो जमाना लग गया। और अब आने वाले चुनाव में मुझे पूरा यकीन है नागरिक जागरूक है, और आप जैसे मीडिया बंधु हैं, तब तक मैं मानता हूं जीत पुनः भारतीय जनता पार्टी की होगी। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन अब देखने की बात इसमें यही रहेगी, क्या जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें 7 की 7 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर पाती है, या फिर कांग्रेस इस बार भी उनको कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही हमारी रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।